प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कि हम नई बुक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड की बीएससी बीएड फर्स्ट। तो उसका जो हमारा पहला पेपर रहता है, पहले पेपर के अंदर मैंने आपको बताया था पेपर का नाम है कैलकुलस कलन। तो उसके अंदर जो हमारी राइटर नवकार प्रकाशन है उसकी दो बुक्स लगती है, एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम में हमने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, आप उस वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं क्या क्या बताया था। तो हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकल गणित, ये हमारे नई बुक्स हैं, ठीक है। और इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो क्या है? वो ये है डेरिवेटिव ऑफ पीडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। पीडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, क्या जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है कि डेरिवेटिव करना है किसी भी वक्र की लेंथ का, और पीडल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि पीडल इक्वेशन क्या होती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्या काम आती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, क्या फॉर्मेट होता है उसका, तो ये करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं। बेसिक्स में क्या क्या चीज है जो हम सीनियर क्लास 12वीं क्लास 11वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 11वीं में पढ़ते थे हम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा उनकी जरूरत पड़ेगी बार बार में, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक। तो इसके बारे में आप जान चुके हैं भली बात पहले से, ठीक है। कैसे कि हमारे पास एक सिस्टम होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर, और यहां पर भी हमारे पास कोई पॉइंट P है। तो P को हम लिखते हैं क्या कि इसकी पोजीशन लिखते हैं, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो हम लिखते थे एक्स और वाई, ठीक है ना। यहां पर हम ये दूरी लिखते थे वो एक्स है, और ये जो दूरी होती थी वो वाई लिखते थे। तो इसको भी हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल की फॉर्म में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसको हम मिला लेते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन से, मूल पॉइंट से यानी ओरिजिन से हम मिलाएंगे। तो ये जो लाइन ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। और ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर। तो इस कोऑर्डिनेट P को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर और थीटा। आर क्या दर्शाता है कि ये मूल बिंदु से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, और थीटा क्या दर्शाता है यहां पर कि इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा के साथ ये रेखा कितने का एंगल बना रही है, तो वो थीटा एंगल को डिनोट करते हैं। तो यानी कोऑर्डिनेट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी किसी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट तो दो टाइप से हो गए यहां पर, यानी एक्स वाई के रूप में और आर और थीटा के रूप में। एक्स वाई के रूप में होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो कार्तीय रूप कहलाते हैं, और
अगर आर और थीटा के रूप में है तो उसको हम पोलर रूप बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होगा यानी कोई भी वक्र होगी, अब जैसे मैं ये बोल देता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, कोई भी कर्व है और इस वक्त इसके निर्देशांक लिखने हमें, ठीक है ना, बिंदु कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने कोई पॉइंट लिया है तो ये पॉइंट इस वक्र के ऊपर है तो इसको हम मिला देंगे यहां पर ओरिजिन से, मूल बिंदु से, और ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो यानी यहां पर इसके निर्देशांक क्या लिखे जाएंगे, आर और थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट। और किस रूप में है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप के अंदर होता है ना, आर और थीटा के अंदर जो भी निर्देशांक लिखते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है ना, कौन से रूप में, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक। तो इस प्रकार से ये ध्रुवीय निर्देशांक हम निरूपित करते हैं। अब हम एक टॉपिक और करते हैं कि वहां पर ये जो मैंने लिखा है कार्तीय रूप और जो ध्रुवीय रूप है इनके बीच में भी कोई संबंध होता है, तो वो टॉपिक और करते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट and Cartesian form, relation between polar coordinate and Cartesian form। यानी मतलब क्या हुआ, आर थीटा व एक्स वाई में संबंध। यानी ये चीज हमें देखनी है। ठीक, देख लेते हैं। तो वही हम सिस्टम बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस है। यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है तो इस यहां से लंब डाल देते हैं नीचे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसको इससे मिला देते हैं मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो ये दूरी क्या होती है, यहां पर मैं एक्स वाई लिखता हूं तो ये दूरी होती है हमारे पास x, और ये जो ऊंचाई है ये y होती है। ठीक है, इसी सिस्टम के अंदर मैं इस सिस्टम को भी ले आता हूं, यहां पर ये एंगल थीटा था, यहां पर थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दूरी r है। तो यानी ये दोनों एक्स वाई और आर थीटा के बीच में क्या रिलेशन होती है, देख लेते हैं अपन। तो हम जानते हैं कुछ बातें कि इसमें x किसके बराबर होता है और y किसके बराबर होता है। ये जो हमें दिखाई दे रही है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने लंब डाला है, ये 90 का कोण है भी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं, छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए हैं कि x किसके बराबर होता है, y किसके बराबर होता है, थीटा की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, आकृति से लंब बटे में आधार y अपोन में x किसके बराबर होता है, अभी टेंजेंट एंगल थीटा, जानते हो, यानी लंब बटे में आधार किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये इधर ले आएंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y अपोन में x। यानी थीटा का और एक्स वाई का रिलेशन हमें निकाल चुके हैं। इसी प्रकार अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, एक्स वाई का आर के साथ भी कुछ करेंगे। एक्स वाई का आर के साथ, एक्स वाई का थीटा के साथ तो कर लिया हमने, एक्स वाई का आर के साथ भी करेंगे, करके देखते हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण y अपोन में r, y अपोन में r, तो दिस इंप्लाइज y किसके बराबर हो गया, r साइन थीटा, r साइन थीटा। ठीक है भी, तो यानी ये जो y लिखा था तो इसकी जगह मैं r और साइन थीटा
लिख सकता हूं, ठीक है। इसी प्रकार cos थीटा किसके बराबर होता है इस एंगल से, x कोण में r, x कोण में r, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, r cos थीटा, यानी r को इधर लेके चले गए, x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये तीन रिलेशन हमने पढ़ ली है, तो थोड़ी सी एक बात और भी पढ़ लेते हैं। ये जो समीकरण बने हैं दो, इनका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर कर और ऐड कर देते हैं, दोनों और वर्क करो और फिर इनको लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करो, राइट राइट में ऐड करो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर वो 1 हो जाएगा, यानी आर स्क्वेयर के बराबर आ गया। तो ये चार रिलेशन मिली है हमें, ये चारों की चारों रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। इनका यूज हम बार बार में करते हैं। कई बार क्या होता है, कार्तीय रूप के क्वेश्चनों को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो उनको हमें दूरवी रूप में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। कई बार दूरवी रूप मुश्किल होते हैं तो उनको कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है हमने, परमानेंट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, जहां पर r क्या होता है, मूल बिंदु से और उस बिंदु तक की दूरी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और थीटा कहता है कि वो जो रेखा बनती है ओपी, वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाती है, थीटा, तो वो एंगल हमें पता है कि ये होता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे तो आगे हमें काम आएंगे, ठीक है भी। तो ये चीजें तो हमें पढ़ चुके हैं। अब हमें एक चीज नई चीज निकालनी है, क्या कि अब मैं ये जो बिंदु P लिया है, इस P बिंदु पर इस वक्र के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, मैं खींचने वाला हूं, ठीक है। इसका मूल बिंदु ये जो रेखा है, इसका P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं और आगे बढ़ा दिया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाती है, लेट्स सपोज साई एंगल है, ठीक है। अब हमें टॉपिक जो हमारा क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ध्रुवांतर रेखा, हाँ। तो अब हमारा जो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो इसलिए मैंने, हाँ, तो जो लास्ट टाइम में चला था कि जो ये ध्रुवांतर रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, इसके मध्य एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन चुका है, क्या, रिलेशन बिटवीन, टॉपिक क्या रहेगा, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर यानी ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ये हमारा टॉपिक रहेगा अभी, ठीक है। यानी वो कौन कौन सा है, यानी ये स्पर्श रेखा है और ये ध्रुवांतर रेखा है, इसके बीच में एंगल यानी फाई ये या फिर ये दोनों ही सेम होते हैं, आपको पता ही है क्रॉस लाइन क्यों, तो ये है निकालना है, ठीक है। तो आकृति से थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा वक्र को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी देर बाद में मान लेते हैं कि ये पॉइंट P था और इसके ध्रुवांतर जो निर्देशांक क्या R और थीटा थे। अब इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं पॉइंट P को, और ये Q पॉइंट मिलेगा हमें, ये Q पॉइंट मिल गया, और Q पॉइंट के निर्देशांक के R प्लस में डेल R, और थीटा भी चेंज हो गया होगा, थीटा प्लस में डेल थीटा, ठीक है। और एक काम कर देता हूं, इसके ऊपर मैं लंब भी डाल देता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके ऊपर लंब डाल देता हूं, इसका नाम M, और इसको आगे बढ़ा देते हैं ये L, ठीक है।
चलो ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल फाई निकालना भी। ये फाई किसके बराबर होता है, फाई, यानी ये फाई भी यहां पर भी सेम ही है। अब थोड़ी सी बात एक और करते हैं कि ये क्यू पॉइंट है ना, इस वक्र के ऊपर बहुत ज्यादा दूर ले गया हमें। अगर ये पॉइंट क्यू बहुत वेरी वेरी नजदीक हो इसके पी के, तो ये ट्रायंगल हमें बनेगी, ये ट्रायंगल दिखाई दे। अब ये ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रही ये वाली, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो ये है, ये रेखा वक्र और ये रेखा कब इक्वल होगी, जब ये पॉइंट क्यू वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें इसके ऊपर ही रहेगी, ये वक्र के। ये थोड़ी सी मैंने दूर कर दी है, थोड़ा सा ये नजदीक होगी, आपको दिखाई दे रही होगी। ले, तो यानी यहां पर ये वक्र और ये रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होगी। तो आप एक कंडीशन डालेंगे, ये फाई निकालेंगे, तो आकृति से क्या एंगल फाई किसके बराबर होगा कि जैसे जैसे ये Q है, Q इज नियर अबाउट P, देन एंगल किसके बराबर होगा, MPQ। तो एंगल MP और Q, यानी ये एंगल MPQ, और मैं यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट नाम ले लेता हूं, N नाम दे देता हूं। तो ये जो MPQ एंगल है, यानी ये वाला एंगल, और NPM, ये एंगल दोनों सेम कब होंगे, जब ये Q पॉइंट बिल्कुल नजदीक होगा P के, ठीक है ना, ये दोनों एंगल फिर सेम रहेंगे। तो इसलिए तो मैंने लिखा है Q टेंड्स टू P। तो दोबारा लिखते हैं, फाई एंगल इज इक्वल टू, ये Q P के नजदीक कब होगा, जब इनके बीच में जो ये एंगल डेल्टा थीटा है वेरी वेरी स्मॉल हो। तो मैं इसको भी कन्वर्ट करता हूं, डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यानी MPQ, ठीक है। अब ये एक काम करते हैं, दोनों और 10 लगा देते हैं, टेंजेंट ऑफ ए फाई, तो टेंजेंट ऑफ ए एंगल डेल्टा थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल MP और ये Q, ठीक है भी। और ये टेंजेंट एक काम कर देते हैं, टेन थीटा, ये लिमिट को बाहर निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाद में लगा दो, पहले फंक्शन लगा दो। डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, और ये क्या है, MP और ये Q एंगल 10 MPQ। अब MPQ, MP और ये Q, ये एंगल चाहिए हमें। तो हमें पता था कि ये पॉइंट Q जैसे नजदीक होगा तो ये ट्रायंगल वहां पर नहीं दिखाई देगी, तो हमें देखो ये एंगल निकालना है। तो इसको, ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, ये जूम आउट कर रखा है मैंने, यानी कौन सी ट्रायंगल का, इसका जूम आउट, ये सपोज करो। तो ये एंगल और इस ट्रायंगल का एंगल, और ये जो बनेगी ट्रायंगल, उसका एंगल सेम ही है। तो एक काम कर लेते हैं, तो ये एंगल निकालेंगे, तो मैं इस बड़े वाली जो ट्रायंगल बन रही है राइट ट्रायंगल, उसकी हेल्प लूंगा मैं। तो MPQ एंगल किसके बराबर भी है, कैसे निकालते हैं, 10 MPQ, MP और ये Q एंगल, ये एंगल, और उसके 10 लगाऊंगा। तो मैं इस जो बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मैं उसकी हेल्प लेने जा रहा हूं। मुझे PM की जरूरत भी पड़ेगी और QM की जरूरत है। तो PM और QM तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और एंगल फाई की जगह डेल्टा थीटा यूज हो जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, देखिएगा, टेंजेंट ऑफ ए, यानी लंब क्या है, QM बटे में PM, QM बटे में PM। सॉरी, मैं ये क्या लिख रहा हूं, एक मिनट, 10, हाँ चलो, ये 10, एक मिनट को, MPQ, हाँ 10 MPQ। जब ये मैंने लिमिट लगाई है, एक मिनट के लिए लिमिट लगाते हैं, तो
हाँ, टेन थीटा क्या होता है भाई इस ट्रायंगल के मुताबिक, इस ट्रायंगल के बड़े वाले को थोड़ा देखो ध्यान से। एमपीक्यू एंगल, एमपीक्यू एंगल किसके बराबर होगा? एमपीक्यू, एमपी और ये क्यू एंगल ये किसके बराबर होगा? ये जैसे जैसे ये नजदीक आएगा पॉइंट है तो बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से मैं लिखूंगा। तो मुझे कुछ पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा है ये जो भी है, पाई है जो भी, ये किसके बराबर होगा? ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा किसके बराबर होगा वो आप देख ले। तो टेन थीटा है ये रहेगा क्यूएम, क्यूएम बटे में पीएम, पीएम। और क्यूएम की वैल्यू किसके बराबर है? क्यूएम की। और ये चीज क्या है? आर प्लस में डेल आर, ये लेंथ, ठीक है। तो क्यूएम किसके बराबर है? क्यूएम, क्यूएम थोड़ा ध्यान से देखिए, क्यूएम किसके बराबर है? इसका साइन थीटा। तो साइन ऑफ यानी आर प्लस में डेल आर और साइन डेल्टा थीटा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो भाई क्यूएम किसके बराबर होगा। बड़ी वाले ट्रायंगल के अंदर देखोगे क्यूएम किसके बराबर होगा, क्योंकि क्यूएम बटे में आर प्लस में, यानी ये बटे में ये साइन थीटा होता है, ठीक है। तो बटे हमें तो ये चाहिए था, तो वो आर प्लस में डेल आर हमें इधर ले चले, ठीक है। इस बटे में पीएम, अब पीएम क्या है? पीएम चाहिए तो ओपी, ओएम माइनस में ओपी, ओएम माइनस में ओपी, ठीक है भी। तो आर ये किसके बराबर चल रहा था? टेन फाई, टेंजेंट ऑफ ए पाई। आर प्लस में डेल आर साइन डेल्टा थीटा बाय में ओएम किसके बराबर में है? ओएम। अब बड़ी वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो ये बटे में ये कर दो तो कोस थीटा, कोस थीटा। तो आर प्लस में डेल आर कोस थीटा डेल्टा थीटा माइनस में हमें पता है कि इसमें से ओपी घटा देंगे तो यानी ये आर, ठीक है। आर प्लस में डेल आर और साइन थीटा बटे में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और आर के साथ इकट्ठा कर दो। तो डेल आर कोस डेल्टा थीटा और प्लस में आर कॉमन निकाल दिया, कोस डेल्टा थीटा माइनस में 1, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आर और इनको इकट्ठा कर दिया, आर कॉमन निकाल दिया और ये अलग कर दिया। दोनों और ऊपर नीचे डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दो, आर प्लस में डेल आर और साइन डेल्टा थीटा बटे में डेल आर डेल्टा थीटा, ठीक है। ये डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी कर दो, डेल आर बटे में डेल्टा थीटा और कोस थीटा प्लस में आर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा बाय में 2 और बटे में डेल्टा थीटा। इसको भी, क्योंकि दोनों पोर्शन अलग अलग है, इसको भी डेल्टा थीटा, इसको भी डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये इसके नीचे सेम कैटेगरी के है, इसके नीचे लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। तो हमें पता है कि डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, हमें रिजल्ट पता है साइन थीटा बटे में थीटा और थीटा इज टेंस टू 0 हो तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 रख देंगे। तो ऊपर क्या बचेगा? आर प्लस में डेल आर, नीचे डेल्टा थीटा टेंस टू 0 इसमें रखेंगे तो ये 1, तो डेल आर अपॉन में डेल्टा थीटा माइनस में आर, और ये देखेंगे क्या बनेगा। एक काम करते हैं, इस 2 को मैं नीचे ले आता हूं भाई, ए 2 को नीचे लिया और इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो डेल्टा थीटा बाय में 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये स्क्वायर है दोनों का इकट्ठा कर देता हूं भाई, ये दोनों का इकट्ठा और ये फिर दोबारा से 1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? डेल्टा थीटा बाय में 2 और इंटू में आर, और डेल्टा थीटा टेंस टू 0 है तो ये फिर 0, ये 0, इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि ये डेल आर को ले बैठेगा फिर, ठीक है ना, ऐसे नहीं पुट कर सकते।
अकेला है तो पुट कर दो, इसमें भी पुट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, आर बटे में डेल आर बटे में डेल्टा थीटा। ये क्या बन जाएगा, आर डेल्टा थीटा बटे में डेल आर, और डेल्टा थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा इज स्मॉल है तो डेल आर भी वेरी स्मॉल होगा भी, क्योंकि ये पॉइंट इसके नजदीक आ जाएगा, नजदीक जाएगा तो ये लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो डेल आर भी किसके बराबर है, टेंड्स टू 0 है, दोनों ही। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब हमें पता है रिजल्ट के मुताबिक क्या, कि डी थीटा बटे में डी आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंजेंट फाई किसके बराबर आ जाएगा, आर डी थीटा बटे में डी आर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुकी है, तो फाई इससे निकाल सकते हैं। तो फाई कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन जो वक्र दे रखी है आर इज इक्वल टू एफ थीटा की, तो वहां से आर की वैल्यू एफ थीटा पुट कर देंगे, और इसका थीटा के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के वो यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, और ये सोल्व करने के बाद में टेंजेंट ऑफ समथिंग आएगा, टेंजेंट में बनाएंगे, नहीं आएगा तो भी बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर देगा तो फाई मान निकल जाएगा, फाई एंगल है जो हमने निकालना था वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो टेन को इधर ले आएंगे, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स और आर डी थीटा अपॉन में डी आर। या तो ये कुछ न कुछ एंगल बन जाएगा, एंगल का मान मतलब 10 में कन्वर्ट कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई का मान निकल चुका होगा। तो ये रिलेशन हमें हर वक्त याद रखनी है। ठीक है, फाई निकालने का ये फार्मूला डेवलप हो चुका है। ठीक है भी, अब इसी के साथ थोड़ा सा इस पोर्शन को और बढ़ाते हैं और एक एंगल और बात करते हैं, एंगल बिटवीन। अब है हमारे पास एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व, दो कर्व है पोलर रूप में, एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व, पोलर में है भी, पोलर कर्व। तो मानते हैं कि एक कर्व आर इज इक्वल टू F1 थीटा और दूसरी कर्व R इज इक्वल टू F2 थीटा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कर्व हमारे पास ये है और एक कर्व ये है, इंटरसेक्ट करिए इस पॉइंट P के ऊपर, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ध्रुवांतर रेखा खींच देते हैं, ध्रुवांतर रेखा खींच दी अभी हमने, और इसकी स्पर्श रेखा, अब दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, दोनों रेखाएं जहां पर भी इंटरसेक्ट करी है वहां पर दोनों की स्पर्श रेखा खींच दो, तो इसकी स्पर्श रेखा इस वक्र की R इज इक्वल टू F1 थीटा वक्र और R इज इक्वल टू F2 थीटा, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा खींच दो, ये खींच दी, और इस वक्र की कर्व स्पर्श रेखा ये होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही हमारे पास एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व। ठीक है भी, तो देखते हैं वो फाई एंगल। तो एक काम करते हैं, ये कर्व और ध्रुवांतर के साथ कितने का एंगल बना रही है, और ये कर्व ध्रुवांतर के साथ कितने का एंगल बना रही है, तो दोनों के बीच में हम एंगल निकालेंगे और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास फाई होगा। फाई है ये थीटा नहीं, फाई एंगल। तो आता है, एक काम करते हैं, ध्रुवांतर रेखा ये है, ये ध्रुवांतर रेखा है, इसकी स्पर्श रेखा क्या है, ये रही, तो इसको नाम मैं φ1 दे देता हूं, और ये ध्रुवांतर रेखा है, दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी है, ये रही, इसके साथ कितने का कोण बना रही है, ये φ2 बना रही है, और φ2 में से φ1 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आता है φ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, φ1 माइनस में φ2। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि φ1 एंगल बड़ा है या φ2 एंगल, तो माइनस आ जाएगा कोई नहीं, माइनस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमें पता नहीं लगता, कई बार क्या है कि φ1 बड़ा होता है एंगल या φ2, एक एंगल बड़ा होगा और एक छोटा होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो ध्रुवांतर के साथ एंगल बना रहे हैं उनका दोनों का जो डिफरेंस होगा वही दोनों वक्रों के बीच में एंगल होगा। ठीक है, तो देखते हैं
अब दोनों टेन लगा दो, टेंजेंट लगा दो, टेंजेंट ऑफ ए फाइव, तो टेंजेंट ऑफ ए फाइव वन माइनस में फाइव टू, इसका फार्मूला क्या होगा, टेंजेंट ऑफ ए फाइव वन माइनस में टेंजेंट ऑफ ए फाइव टू और बाई में वन प्लस में टेंजेंट ऑफ ए फाइव वन और टेंजेंट ऑफ ए फाइव टू। ठीक है भी, और टेंजेंट अभी हमें एक फार्मूला पढ़ के आए थे, एक रिलेशन पढ़ के आए थे कर्व के बीच में, क्या, टेंजेंट ऑफ ए फाई, कोई भी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य एंगल निकालने को हम टेन फाई, वो आर डी थीटा अपॉन में डी आर हमें पढ़ के आए थे। ठीक है, तो यहां पर हमें पता वही चीज तो ये है, टेन फाई पहली वक्र ध्रुवांतर के साथ कितने का कोण बना रही है, वो ये है, और ये क्या है, दूसरी वक्र ध्रुवांतर के साथ कितने का कोण बना रही है, वो ये है। तो इसका नाम हम थोड़ा सा नाम चेंज कर सकते हैं, माना कि ये L1 है माइनस में L2, थोड़ा फार्मूला छोटा बन जाता है बस, और कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है नाम दे लें, L1 और L2, ये फार्मूला थोड़ा छोटा बन जाएगा, और ये फाई। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे ही इनके मान L1 L2 यानी इनके मान निकल जाएंगे, और ये किससे निकालेंगे, इस फार्मूले में फाई वन पुट करेंगे, तो यहां पर R इजिकल टू एफ थीटा वन वाला, R इजिकल टू एफ थीटा वन वाला पुट करेंगे, और उसका हम डेरिवेटिव R इजिकल टू एफ थीटा वन वाला है, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे इसका मान, तो टेन फाई वन मान मिल जाएगा हमें, टेन फाई वन। इसी प्रकार टेन फाई टू टेंजेंट फाई टू निकालेंगे, तो R की जगह हम एफ थीटा टू वाला मान रखेंगे। ठीक है, तो वो वक्र जो भी हम निकाले हैं उसी के अकॉर्डिंग वक्र वाला वही मान रखेंगे। ठीक है भी, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होगा, और इसको सॉल्व करेंगे और ये कोई फाइनल वैल्यू आएगी, तो लेट्स सपोज ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट ऑफ अल्फा। इसको सोल्व करेंगे, मान लेते हैं कि वो टेंजेंट अल्फा, तो 10 से 10 कैंसिल करेंगे, तो फाई का मान क्या आ जाएगा, अल्फा आ चुका होगा। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे, जो भी मान आएगा तो वो कन्वर्ट मान लेते हैं कि वो 10 अल्फा होगा, उसका नाम 10 अल्फा, 10 से 10 अल्फा मान। नहीं, अगर जो 10 में नहीं आएगा तो टेंजेंट ऑफ फाई मान लेते हैं कि कुछ मान आ गया, जैसे मैं मान लेता हूं कि m आ गया, कोई वैल्यू आई 10 में नहीं आई, तो टेंजेंट इनवर्स यहां पर ले आएंगे, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स और ये m। ठीक है भाई, इस प्रकार से मतलब कोई भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 10 समथिंग में 10 अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो 10 को इधर ले आए, 10 इनवर्स m बन जाएगा, तो फाई एंगल निकल जाएगा। अभी यहां पर हम दो केस करते हैं, क्या कि अगर ये फाई एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, तो यहां पर देखेंगे 10 फाई 90 रख देंगे, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 10 फाई इन्फिनिटी, और देख देते हैं फिर ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ ए फाई वन माइनस में टेंजेंट ऑफ ए फाई टू बाई में 1 प्लस में टेंजेंट ऑफ फाई वन और टेंजेंट ऑफ ए फाई टू। ठीक है, अब इसको इन्फिनिटी तो नहीं रखना, इसको उल्ट दो, तो 1 बटे में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और इसको भी पलट दो, 1 प्लस में टेंजेंट फाई वन और टेंजेंट ऑफ फाई टू, और बटे में टेन फाई वन माइनस में टेंजेंट फाई टू, इसको इधर लेके चला जाओ, तो ये क्या रिलेशन आ जाएगा, 1 प्लस में टेंजेंट फाई वन टेंजेंट फाई टू इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टेंजेंट फाई वन टेंजेंट फाई टू इज इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा, यानी ये L1 माना था, L1 इंटू में L2 इज इक्वल टू -1। ये हम 12वीं में पढ़ चुके हैं, ये स्लोप भी मान लेते थे वहां पर, तो यानी दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है। ठीक है, दोनों वक्रों के स्लोप के बीच में जो एंगल था, मतलब जो भी दोनों स्लोप है ना एक दूसरे के ऊपर 90 के होते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों स्लोपों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, अगर फाई, इफ फाई इज इक्वल टू 0, अगर ये फाई 0 है तो यहां पर 0 पुट कीजिएगा, यानी ये 0,
यानी ये 0, यानी ये चीज 0 के बराबर हो जाएगा। ये 0 के बराबर है तो यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो tan phi माइनस में टेंजेंट phi माइनस में टेंजेंट phi 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी phi 1 इज इक्वल टू phi 2, दोनों एंगल ही सेम रहेंगे, दोनों ही ध्रुवांतर के साथ सेम एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों ही टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये बीच में एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था भाई, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो टॉपिक हमारा रहेगा कुछ लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 पॉइंट है किसी वक्र के द्वारा, तो मैं बताऊंगा टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल के बारे में हमें जानेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो भाई जो भी हमने ये बुक स्टार्ट करी है, तो इसका स्टार्टिंग पोर्शन है ना, थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ना है, क्योंकि वही बात है ना, किसी भी चैप्टर की जो स्टार्टिंग अच्छी होती है तो एंडिंग भी अच्छी होती है। जो चैप्टर का निचोड़ होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है, मतलब वही टर्म बेसिक अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हमें आगे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये हर बार में यूज करेंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हम बार बार में यूज करेंगे भी। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखना है, tan phi का विशेष ध्यान रखना। ये क्या एंगल होता है? ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य एंगल होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। कुछ टॉपिक और हैं, पीडल इक्वेशन वगैरह है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।